नमस्कार दोस्तों। पॉलिटी हम डिस्कशन करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का जो है अप्रैल 2026 का जो करंट अफेयर मैगजीन है उसके अंतर्गत। इसमें जो है मार्च महीने का जो है करंट अफेयर जो है डिस्कशन किया गया है 2026 का। इसके अंतर्गत पहला जो है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0। ये क्या है कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो है NMP 2.0 लॉन्च किया गया है। ये एक एसेट मोनेटाइजेशन प्लान होता है 2025-30 के लिए। ये एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है कि गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के खास करके जितने भी जो है इंडस्ट्रीज़ हैं, कैपिटल इंडस्ट्री हुआ, स्टील प्लांट हुआ, पावर प्लांट हुआ, तो उसके जो है एसेट को जो है मोनेटाइज करना, मतलब उसके एसेट को बेचना। यहाँ पर जो है बेचने वाला बात नहीं है। एसेट मोनेटाइजेशन के अंतर्गत जो है रिवेन्यू राइट्स जो है शेयर किए जाते हैं प्राइवेट प्लेयर के साथ। ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास ही रहता है, केवल रिवेन्यू राइट शेयर किए जाते हैं, और खास करके जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं। इसके चलते जो है जो इन्वेस्टमेंट आता है प्राइवेट प्लेयर के द्वारा, गवर्नमेंट को वो पैसा मिल जाता है। उस पैसे को जो है फाइनेंस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में क्रिएट करने के लिए अक्रॉस द सिटी। तो यहाँ पर क्या होगा कि एसेट हमारा जो है उसको मोनेटाइज करना है, उससे कुछ पैसे जो है गवर्नमेंट को ले लेना है। सिंपल सा चीज़ है, आपके पास कोई एसेट पड़ा होता है, जैसे गोल्ड पड़ा होता है, तो आप क्या करते हैं, गोल्ड को बैंक में रखते हैं और बैंक से पैसा लेकर के अपना कुछ काम कर लेते हैं। तो सेम इसी टाइप का जो है गवर्नमेंट के पास जो एसेट है, कोई एसेट के रूप में गवर्नमेंट के पास इंडस्ट्री है, उसको जो है मोनेटाइज करके उस पैसे का यूज इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए जो है गवर्नमेंट करती है। इन मोनेटाइजेशन ट्रांजेक्शन जो है गवर्नमेंट इज बेसिकली ट्रांसफरिंग रेवेन्यू राइट टू द प्राइवेट पार्टीज। जो रेवेन्यू राइट्स है इसमें जो है प्राइवेट पार्टी को ट्रांसफर करके गवर्नमेंट जो है मोनेटाइज करती है। और खास करके स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन पीरियड होता है, जिसके अंतर्गत जो है ये कार्य खत्म हो जाने के बाद में जो है वो गवर्नमेंट पैसा ले लेती है। उसके बाद जो है रेवेन्यू शेयर होता है और कमिटमेंट टू इन्वेस्टमेंट इन द नेक्स्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स। तो ये नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान जो है 2.0 कब तक के लिए है, 2025-30 के लिए लागू किया गया है। और फर्स्ट फेज जो है हमारा जो था 2021 जो है वो स्टार्ट किया गया था, 2025 में वो खत्म हो रहा है। नेक्स्ट है साउंड मार्क रजिस्ट्रेशन। साउंड मार्क रजिस्ट्रेशन का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ट्रेडमार्क वगैरह होता है वो अभी तक जो है दूसरे वे में हुआ करता था। ये फर्स्ट टाइम जो है किंग फिशर का जो है आइकॉनिक जो है जिंगल साउंड हुआ करता था, उला ला 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 ले लो, तो उसको जो है साउंड मार्क रजिस्ट्रेशन किया गया है। ये जो है एक नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क सिस्टम है। इसके पहले जो है इस टाइप का जो है कोई भी चीज़ ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, लेकिन ये फर्स्ट मतलब अपने काइंड में जो है कि नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क है, जिसमें साउंड फंक्शन एज ए सोर्स आइडेंटिफायर। यहाँ पर कोई वर्ड, सिंबल और डिजाइन ना होने के मतलब नहीं है। यहाँ पे ऑडियो सिग्नल है जो कि एक जो है कम्युनिकेट करता है द कंज्यूमर हु इज़ बिहाइंड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। इफ़ एनी वन एसोसिएट इट विथ वन कॉमर्शियल सोर्स इट मे क्वालिफाई फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो ये जो है इसको जो साउंड मार्क रजिस्ट्रेशन जो है किया गया है। फिर नीति आयोग जो है उसके अंतर्गत जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंटमेंट किया गया है। इवन अप टू जो है नीति आयोग को फिर से जो है इस बार जो है रिस्ट्रक्चर किया गया है। अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट दिया है जो फॉर्मर IAS थे निधि छिब्बर को, इसके इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है अपॉइंटमेंट किया गया है। फॉलोइंग द कंक्लूजन, मतलब BVR सुब्रमण्यम जो है उनका जो है कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद जो है 24 फरवरी 2026 को कार्यकाल खत्म हुआ, तो उनके अगेंस्ट में जो है इनको निधि छिब्बर को अपॉइंटमेंट दिया गया है। ये जो है नीति आयोग जो है ट्विन मैंडेट फॉर ऑफ प्रमोटिंग कोऑपरेटिव एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म। नीति आयोग का इक्वल मैंडेट है। जब प्लानिंग कमीशन जो कि ओवरली सेंट्रलाइज्ड बॉडी थी उसको रिप्लेस करके जब नीति आयोग आया है तो इसको ट्विन मैंडेट दिया गया है। एक जो स्टेट्स हैं विद इन स्टेट जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट करना है सेंटर और स्टेट के बीच में, और स्टेट के बीच में जो है कम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट करना है। इसको जो है 2015 जनवरी में जो है कंस्टिट्यूट किया गया था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के बाद। इसके अंतर्गत 2 फंडामेंटल पिलर्स बॉडी जो है कोलैबोरेट करती है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और प्रमोट करती है हेल्दी कंपटीशन स्टेट के बीच में, जिसमें कि एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इरीगेशन शामिल है। नीति आयोग एक तरीके से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट थिंक टैंक के रूप में भी काम करती है, जो कि पॉलिसी से रिलेटेड जो है गवर्नमेंट को सजेशन देती है। अगर इसके कंपोजिशन को देखा जाए इसकी गवर्निंग काउंसिल में, तो प्राइम मिनिस्टर इसके जो है चेयरमैन होते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और यूनियन टेरिटरी जो है इसके मेंबर होते हैं। और बॉडी के अंतर्गत जो है नीति आयोग के अंतर्गत वाइस चेयरमैन होते हैं और अदर मेंबर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो कि डे टू डे जो ऑपरेशन होता है नीति आयोग का उसको जो है वो देखते हैं और साथ साथ जो है कुछ प्रोग्राम वगैरह को इनिशिएट करना, इम्प्लीमेंट करना, इसको इंश्योर करते हैं। नीति आयोग को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। सुमन कुमार बेरी जो है अभी इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर VK सारस्वत, डॉक्टर VK पॉल, राजीव गौबा, रमेश चंद्र, अरविंद वीरवानी इसके फुल टाइम मेंबर हैं नीति आयोग। नेक्स्ट है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट TRP जो है विथहेल्ड फॉर द 4 वीक्स।
ये टीआरपी क्या होता है कि टीआरपी एक तरीके का जो है वो चैनल की रेटिंग है कि किस चैनल को कितना व्यूअरशिप मिल रहा है। तो इसको जो है मेजर करता है किसके थ्रू, जो है रेटिंग एजेंसी है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, बार्क जिसको बोलते हैं। ये जो है एक तरीके से जो है टेलीविज़न की जो रेटिंग होती है न्यूज़ चैनलों की, चाहे किसी भी प्रोग्राम वगैरह की, उसको ये रेटिंग देता है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, और इसी के आधार पर जो है उसको एडवर्टाइजमेंट वगैरह मिलता है। अभी जो है बार्क के द्वारा जो है इसको टीआरपी वाला जो सिस्टम है न्यूज़ चैनलों को, उसको जो न्यूज़ चैनलों को खास करके 4 वीक्स के लिए होल्ड कर दिया गया, क्योंकि ये जो न्यूज़ चैनल वगैरह हुए थे वो अनवारंटेड सेंसेशनलिज्म और स्पेकुलेटिव कंटेंट जो है अपने चैनलों पे दिखा रहे थे, खास करके इजराइल और ईरान का जो लड़ाई चल रहा है उसके चलते, क्योंकि इनके जो है सेंसिटिव और जो है सेंसेशनल न्यूज़ चलाने की वजह से जो है जनरल पब्लिक में जो है वो पैनिक क्रिएट हो रहा था। तो उसको अवॉइड करने के लिए इन पे अभी जो है 4 हफ्ते के लिए बैन किया गया है। बार्क एक जो है इंडस्ट्रियल बॉडी है जो कि रेगुलेट करती है टीआरपी से रिलेटेड। तो ये जो है जॉइंटली ओन्ड बाय जो है जो बार्क जो है वो जॉइंटली ओन करता है एडवर्टाइजर्स एजेंसीज, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज रिप्रेजेंटेड बाय द इंडियन सोसाइटी ऑफ द एडवर्टाइजर, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये सब मिल करके जो है बार्क को गठित करते हैं। लेकिन बार्क जो है ये जो मतलब रेगुलेशन वगैरह टीआरपी से संबंधित जो चलाता है उसको जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा जो नोटिफाई जो पॉलिसी गाइडलाइंस जो होती है उसको फॉलोअप कराने के लिए जो है बार्क को गठित किया गया था। 2010 में जो है बार्क को जो है गठित किया गया था, क्रिएट किया गया था। इंडिया, लेकिन एक्चुअल में ये जो टीआरपी वगैरह जो दिया जाता है इंडिया में, इसमें भी जो है ना बहुत सारी कमियां हैं। कमियां इन द सेंस कि भारत में लगभग 230 मिलियन टेलीविज़न व्यूअर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, लेकिन जो बार्क और रिलेटेड जो मीटर होता है जिसके थ्रू जो हमको टीआरपी को मेजर करते हैं वो केवल 58,000 पब्लिक जो है जो हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पर टीवी लगा हुआ है वहाँ पर ये मीटर लगा हुआ है। इस तरीके से इसका जो कवरेज है वो 0.025% ऑफ टोटल टीवी होम्स है। तो मतलब इसमें जो है एक्चुअल जो है डाटा रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन इसकी डाटा के हिसाब से टीआरपी के हिसाब से जो है चैनलों को एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट वगैरह मिलता है। नेक्स्ट है इंडिया का जो है हमारे देश का फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैसिलिटी जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर? प्रधानमंत्री जो है इनॉग्रेट किए हैं कंट्री का फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैसिलिटी सानंद गुजरात में। और ये जो सानंद गुजरात में जो है सेमीकंडक्टर फैसिलिटी जो है वो एक जो है यूएस की कंपनी है माइक्रोन टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा जो है इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग फैसिलिटी होगा सेमीकंडक्टर का। ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया और यूएसए के बीच में डीप पार्टनरशिप को। माइक्रोन फैसिलिटी के अंतर्गत जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा एसएसडी, जिसको बोलेंगे सॉलिड स्टेट ड्राइवर्स स्टोरेज डिवाइस है, फिर रैम टाइप का है, डीआरएम और नैंड प्रोडक्ट वगैरह जो है इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग असेंबली वगैरह किया जाएगा। और ये जो कंपनी के लिए जो है कंपनी ने इस चीज़ के बनाने के लिए 22,516 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट किया है सानंद प्लांट में। इंडिया ने जो है फर्स्ट सेमीकंडक्टर मिशन दिसंबर 2021 में जो है अनाउंस किया गया था। इसके द्वारा $10 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट का जो है प्रपोजल रखा गया था। इसमें जो है प्राइमरीली फोकस किया गया था कि जो है प्लांट वगैरह जो सेटिंग होगी सेमीकंडक्टर की फैब्रिकेशन, असेंबली और टेस्टिंग से संबंधित, उसको सब्सिडी दी जाएगी। फिर यूनियन बजट 2026 में जो है अनाउंस किया गया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। इसके अंतर्गत जो प्रोड्यूस करना है इक्विपमेंट को, मटेरियल को, डिजाइनिंग फुल्ली स्टेक इंडियन आईपी और फोर्टिफाइड सप्लाई चेन को जो है इसमें मेंटेन करना है। The second iteration of the scheme will also have a focus on industry-led research and training center to develop technology and skill workforce in the country। मतलब जो है सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत जो है मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और स्किल वर्कफोर्स को भी क्रिएट करना है, ऐसा टारगेट इसमें रखा गया है। नेक्स्ट है कमेटी ऑफ द प्रिविलेज कमेटी जो है एसोसिएटेड है कहाँ से? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं से संबंधित है। 2 साल हो गए थे 18वीं लोकसभा को गठित हुए। उसके बाद जो है स्पीकर ओम बिरला के द्वारा जो है नॉमिनेट किया गया है 15 मेंबर को लोकसभा के लिए कमेटी ऑफ प्रिविलेज से संबंधित। इसके चेयरमैन होंगे बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद। कमेटी ऑफ प्रिविलेज जो है वो एग्जामिन करती है जो कि जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, जो एमपीज होते हैं उनके सर्टेन राइट्स होते हैं, प्रिविलेज होते हैं, इम्यूनिटीज़ होती है, तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, ब्रीच वगैरह होते हैं, उसको एग्जामिन करती है। लोकसभा के अंतर्गत जो प्रिविलेज कमेटी होती है उसके 15 मेंबर होते हैं। राज्यसभा की जो कमेटी होती है उसके अंतर्गत 10 मेंबर होते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हम किसको बोलेंगे? तो ये एक टाइप का राइट्स और इम्यूनिटी है जो कि पार्लियामेंट एज ए इंस्टीट्यूशन, मतलब पार्लियामेंट, लोकसभा चाहे राज्यसभा जो है एज ए इंस्टीट्यूशन जो है उसको मिलता है। और साथ साथ जो उसके एमपीज़ होते हैं, मेंबर जो होते हैं, उनको एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी जो है प्रिविलेज मिलता है, इम्यूनिटी मिलती है, जिसके चलते जो है वो अपने वर्क को, अपने कार्य को जो है विदाउट जो है किसी मतलब दबाव के वह कार्य कर सके अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन है प्रिविलेज कमेटी के लिए जो है आर्टिकल 105 और 122, ये जो है प्रिविलेज की बात करता है पार्लियामेंट में, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 122। वहीं स्टेट के लिए जो है आर्टिकल 194 और आर्टिकल 212 जो है वो बात करता है स्टेट गवर्नमेंट में विधानसभा से संबंधित जो विधायक होते हैं उनके प्रिविलेज के लेकर के। आर्टिकल 105 ये बोलता है कि देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट, नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयरफॉर। मतलब 105 जो है वो इंडिविजुअल जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है। जब भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग होती है तो उसमें वो क्या बोल रहे हैं, किस तरह की वोटिंग दे रहे हैं, तो उससे संबंधित उनको कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं किया जाएगा। वहीं आर्टिकल 122 ये बोलता है कि द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में कोई भी प्रोसीडिंग हो रही है तो उसको जो है किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एलिगली इरेगुलरिटीज ऑफ द प्रोसीजर। मतलब प्रोसीजर में कुछ खामियां हो जाने के बावजूद भी जो है उसको किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। इसी टाइप के रेगुलेशन के लिए आर्टिकल 194 और आर्टिकल 212 रिस्पेक्टिवली अगर देखा जाए तो स्टेट को फॉलोअप करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर द चिल्ड्रेन। कंटेस्ट क्या है कि कर्नाटका इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने बात की है चिल्ड्रेन जो कि 16 साल से कम उम्र के हैं उनको सोशल मीडिया पे बैन करने की, उसने एक कानून बनाया है। और इसके बनाने के बाद जो है और जो है बाकी स्टेट में भी ये चीज़ हो रहा है कि ऑनलाइन जो है एक्सेस होता है, डिजिटल एडिक्शन होता है माइनर्स को, उसको बैन किया जाए। इसके सेकंड स्थान पर आया आंध्र प्रदेश ने, इसने भी आंध्र प्रदेश ने भी इंट्रोड्यूस किया है कि 13 साल से कम बच्चों को जो है सोशल मीडिया से दूर रखा जाए, उसको प्रोहिबिट किया जाए। सोशल मीडिया का एडिक्शन जो है टीनेजर्स में इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये पहला ऐसा देश बना वर्ल्ड में जिसने जो है सोशल मीडिया को चिल्ड्रंस के लिए बैन किया इस दिसंबर 2025 में। इसके बाद ब्रिटेन, डेनमार्क, ग्रीस में भी ऐसी ही जो है स्टडी हो रही है सोशल मीडिया से बैन को लेकर के जो है यंग पॉपुलेशन को बचाने के लिए। फ्रेंच के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन जो है इंडिया में आए थे एआई इम्पैक्ट समिट में, उन्होंने भी जो है सोशल मीडिया से बैन से रिलेटेड जो है चिल्ड्रन में जो है उन्होंने अपनी एक बात की। इंडिया को देखा जाए तो सेकेंड बिगेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है जहां 750 मिलियन डिवाइस जो है इंडिया में अभी अवेलेबल है, 1 बिलियन इंटरनेट यूजर हैं। और कर्नाटका की बात की जाए तो कर्नाटका का जो है 25% जो पॉपुलेशन है वो अंडर 15 है। तो उसको देखते हुए जो है कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है। इवन अप टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ये भी गवर्नमेंट को बोल रहा है कि आप इम्प्लीमेंट कीजिए एज बेस्ड जो है लिमिट ऑन सोशल मीडिया यूजेस फॉर द चिल्ड्रन एंड डिजिटल एड्स टारगेटेड एट देम। मतलब एज बेस्ड जो है रिस्ट्रिक्शन करना है सोशल मीडिया के यूजेस को लेकर के। और सर्वे के द्वारा ये भी रिकमेंड किया गया है कि लार्जर कंसर्न सराउंडिंग डिजिटल एडिक्शन एवं द यंग यूजर, जो यंग यूजर में जो है डिजिटल एडिक्शन होता जा रहा है उसको लेकर के भी इकोनॉमिक सर्वे में चताया गया है। तो इसमें हमने ये देखा कि कर्नाटका इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना जिसने 16 साल के कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया में बैन की बात की। आंध्र प्रदेश में 13 ईयर्स एज रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट कंट्री बना जो कि सोशल मीडिया को बैन किया है चिल्ड्रन को लेकर के। ब्रिटेन, डेनमार्क, ग्रीस जो है ऐसी स्टडी कर रहे हैं। इमानुअल मैक्रोन के द्वारा जो है ये बोला गया है इंडिया में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कि जो है सोशल मीडिया पर बैन करने का विचार किया जाना चाहिए और इकोनॉमिक सर्वे में भी इसकी बात की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि एज रिलेटेड जो है मैटरनिटी लीव था एडॉप्शन से संबंधित उसको जो है ख़त्म कर दिया है, स्क्रैप कर दिया है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 बाद में इसको मॉडिफाई करके जो है कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020 जो आया था उसके अंतर्गत जो है अमेंडमेंट करके जो है एडॉप्टिव मदर का जो स्कोप होता है मैटरनिटी लीव का उसमें कुछ सुधार किया गया है। इसके अंतर्गत जो है पहले जो नियम चल रहा था कि 3 मंथ से अगर कम एज के बच्चे को कोई महिला अडॉप्ट करती है तो उसको मैटरनिटी लीव मिलेगा, और उसके बाद अगर जो है 3 मंथ से ज़्यादा अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करती है तो मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगा। मैटरनिटी लीव इस कंडीशन में एडॉप्टेशन के मामले में 12 हफ्ते का मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है 17 मार्च को जो है इस चीज़ को खारिज करते हुए ये बोला कि एज बेस्ड जो है मैटरनिटी लीव का कोई मतलब नहीं है। अब जो है 3 महीने से ऊपर के भी अगर किसी बच्चे को महिला अडॉप्ट करती है तो उसको 12 मंथ का मैटरनिटी लीव मिलेगा। यहाँ पर कोर्ट ने अपने रूलिंग में ये बोला कि मदर हु अडॉप्ट अ चाइल्ड शेल बी इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट फॉर द पीरियड ऑफ 12 वीक्स फ्रॉम द डेट द चाइल्ड इज हैंडेड ओवर टू हर। मतलब जिस दिन से बच्चे को वो हैंड ओवर लेती है उस दिन से 12 हफ्ते का जो है उसको मैटरनिटी लीव मिलेगा। कोर्ट ने एक और पॉइंट आउट किया कि वोल्स-स्टोनक्राफ्ट डायलेमा जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है टेंशन बिटवीन क्या है कि एक तो महिला जो है एक्सपेक्ट करती है कि वो बच्चे को केयर गिव करेगी और साथ साथ जो है एक्सपेक्टिंग होता है कि वो पार्टिसिपेट करेगी पैड वर्क में। तो ये दोनों के बीच के डायलेमा को हम बोलते हैं वोल्स-स्टोनक्राफ्ट डायलेमा। इसको जो है कोर्ट ने सॉर्ट आउट किया।
कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो है एक तो पेड वर्क होता है महिला का और दूसरा अनपेड डोमेस्टिक वर्क होता है। ये इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के हिसाब से कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पेड वर्क और अनपेड डोमेस्टिक वर्क अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो वुमेन जो है वो एक एम्प्लॉयड मेन से ज़्यादा कार्य करती है। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है और मैटरनिटी लीव से लेकर के उसका जो है कि जजमेंट है। नेक्स्ट है हमारा रिलीफ स्कीम से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 497 करोड़ का एक रिलीफ पैकेज रिलीफ स्कीम के लिए किया है कि जो कि ईज प्रेशर ऑन एक्सपोर्ट फेसिंग ट्रेड डिसरप्शन। अभी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड हुआ और साथ साथ जो मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंस हुआ, ईरान इजराइल और यूएसए की लड़ाई के चलते जो एक्सपोर्ट वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी, कंपनियां थी, उनको जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने रिलीफ स्कीम चालू किया है। जो इसके चलते जो वाइड स्प्रेड लॉजिस्टिक चैलेंजेस जो हुआ इंक्लूडिंग नियर डबलिंग ऑफ द फ्रेट एंड फ्यूल कॉस्ट, क्योंकि लड़ाई हुआ तो फ्यूल कॉस्ट बढ़ गया, फ्लाइट चार्जेस बढ़ गया, तो उस चैलेंजेस से बचने के लिए, उस चैलेंज को एक तरीके से जो है सॉल्यूशन के लिए, सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई है। इसके अंतर्गत जो है ऑटोमेटिक एक्सटेंशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, पोटेंशियल फाइनेंशियल मेजर जैसे कि मैनेज शिपिंग डिले, ये सब चीज़ें जो है इन्वॉल्व होंगी। ये जो है अब ये रिलीफ स्कीम किसके लिए लागू है, तो ये जो है मेनली जो कंसाइनमेंट जो होता है, जो कार्गोस वगैरह होते हैं, अगर वो डिलीवरी होना है कहाँ पर, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, इराक, ईरान, इजराइल और यमन, इन सेंस मिडिल ईस्ट वगैरह में अगर उसका या तो फाइनल डेस्टिनेशन होगा या तो ट्रांसशिपमेंट थ्रू उनके जाएगा, तो वैसे जो है कार्गोस के लिए ये रिलीफ स्कीम चालू की गई है। और इसको अनाउंस किया गया है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंतर्गत। रिलीफ स्कीम किसके अंतर्गत आता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंतर्गत। और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन जो है मतलब ऑफ इंडिया इज डिजिग्नेटेड एज द नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिफिकेशन, क्लेम प्रोसेसिंग, डिसबर्समेंट एंड मॉनिटरिंग। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसको जो है मॉनिटर करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। और एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंतर्गत जो है रिलीफ स्कीम स्टार्ट किया गया था। टारगेट कंट्रीज़ जो मिडिल ईस्ट में वार के चलते डिस्टर्ब हुई कंट्री हैं उनको लेकर के ये है। नेक्स्ट है हमारा भाव्या स्कीम से रिलेटेड। भाव्या का मतलब हुआ भारत औद्योगिक विकास योजना। ये इसके अंतर्गत जो है 33,600 करोड़ जो है गवर्नमेंट ने अलॉट किया है। इसका बेसिक एम ये है कि 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क जो है पूरे देश में जो है डेवलप करना है। कितना, 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क, सभी स्टेट यूनियन टेरिटरी इसके अंतर्गत कवर होंगे। 100 से 1000 एरिया का जो है साइज होगा, जो पार्क होगा। चैलेंजेस क्या हैं इसके, मोड, प्रोजेक्ट सिलेक्शन, रिफॉर्म ओरिएंटेड एंड इन्वेस्टमेंट रेडी ओनली, ठीक है। और 1 करोड़ फाइनेंशियल सपोर्ट जो है कैप किया गया है पर एकड़ के पीछे, मतलब 1 करोड़ के पीछे जो है 1 एकड़ के पीछे 1 करोड़ रुपये का जो है पैकेज दिया जाएगा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है इसकी, नोडल एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। 25% प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है वो एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया जाएगा। और ये 3 वे पार्टनरशिप के अंतर्गत डेवलप किया गया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर जो है इसमें शामिल है। नेक्स्ट है हमारा जल जीवन मिशन से संबंधित डिस्कशन। कंटेस्ट क्या है कि यूनियन कैबिनेट ने जो है अभी अप्रूव किया है एक्सटेंशन ऑफ जल जीवन मिशन 2028 तक। जल जीवन मिशन जो कि 2025 में ख़त्म हो चुका था, 2028 तक जो है इसको एक्सटेंशन मिल गया है और एलोकेट किया गया है इसको 1.51 लाख करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं, 16 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को परमानेंट टैप वाटर जो है कनेक्ट करने का जो है एक स्कीम था गवर्नमेंट का। अब इसके अंतर्गत जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट ये आ रहा है कि सुजलम भारत एक डिजिटल फ्रेमवर्क है, जिसके अंतर्गत जो है डिजिटली मैपिंग किया जाएगा जितना भी सप्लाई सिस्टम है फ्रॉम सोर्स टू टैप, मतलब जहाँ से पानी स्टार्ट होगा और फाइनली जो है जिस रूरल हाउस होल्ड तक जाएगा उसको एक तरीके से मैपिंग करने के लिए सुजलम भारत डिजिटल फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत जो है न्यू डिजिटल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। इसके अंतर्गत एवरी विलेज सेल बी असाइंड अ यूनिक सुजल गाँव सर्विस एरिया आईडी जो है दिया जाएगा, डिजिटली मैपिंग की जाएगी, जिसके चलते जो है कंप्लीट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है वो सोर्स टू टैप जो है उसको मेजर किया जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा जो है जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। एम इसका ये था कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन जो दिया जाएगा 16 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को, और इसके अंतर्गत तो अचीव सेचुरेशन कवरेज बाई 2024 और 2024 तक जो है इस टारगेट को कंप्लीट कर लेने का ऐसा इसमें प्रोविजन था, लेकिन अब इसको 2028 तक एक्सटेंशन मिल गया है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन ओबीसी क्रीम लेयर। पहले ओबीसी क्रीम लेयर क्या होता है, जैसे ओबीसी में जो आरक्षण होता है, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, उसमें कुछ जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उनके अगर पेरेंट्स का एनुअल इनकम कुछ थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है या उनके पेरेंट्स जो है किसी गवर्नमेंट में अच्छे पोस्ट पर कार्य करते हैं तो उनको ओबीसी का क्रीम मान लिया जाता है।
और उनको जो है ओबीसी का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिलता है, ओबीसी आरक्षण का जो बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिलता है। लेकिन ओबीसी में जो ये इनकम का जो क्राइटेरिया रखा हुआ है, उस इनकम के क्राइटेरिया को लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूजन था, अलग अलग जजमेंट थे, बहुत बार सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं बनता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपनी रूलिंग में ओबीसी क्रीम लेयर का जो है नया डेफिनेशन ऐड किया है। इसके अंतर्गत जो है सोल क्राइटेरिया जो इनकम को दिया जा रहा था उसको जो है डिस्कार्ड कर दिया गया है कि मतलब ओबीसी के सर्टिफिकेशन और क्रीम लेयर के जजमेंट के लिए इनकम एज ए सोल क्राइटेरिया जो है नहीं होना चाहिए। इसमें जो है कोर्ट नोटेड दैट भाई ऑफिशियल मेमोरेंडम जो है उसमें एक्सक्लूड किया गया था सैलरी फ्रॉम द इनकम और एग्रीकल्चर इनकम को और वेल्थ टेस्ट फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ क्रीमिलियर स्टेटस 2004 के डायरेक्शन के हिसाब से। तो इसमें जो है पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई और में ही इसमें शामिल थे। दिस रिजल्टेड इन हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वार्ड्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड दोज ऑफ पीएसयू प्राइवेट। इन द सेंस जैसे क्या होता है कि गवर्नमेंट सर्विस जो खास करके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हैं उसमें क्लासिफिकेशन होता है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। प्राइवेट में जो है वो क्लासिफिकेशन न होने की वजह से जो है इनकम के आधार पर वो लोगों का सर्टिफिकेशन जो है हुआ करता था। इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और बिटवीन जो है पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं। तो इसको हटा करके जो है गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर क्लासिफिकेशन होता है प्राइवेट सेक्टरों का भी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के हिसाब से, तो उस आधार पे जो है ओबीसी की क्रीमिलियर का जस्टिफिकेशन होना चाहिए, जजमेंट होना चाहिए। ये जो है 1992 के सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है मंडल कमीशन के का वर्डिक्ट आया था, जिसके अंतर्गत जो है क्रीमिलियर वर्ड जो यूज किया गया था, इंक्लूड किया गया था विद इन ओबीसी के। और इसके अंतर्गत जो है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी जो है सैलरी क्लास जो होते हैं किसी भी गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में, पीएसयू में, तो उसको जो है उसी के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन द कन्वर्जन। इस रूलिंग के अंतर्गत जो है मार्च 24 को दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो व्यक्ति क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको एससी का जो बेनिफिट मिलता है, शेड्यूल्ड कास्ट का जो है प्रोटेक्शन मिलता है, वो नहीं मिलेगा। अब जो है शेड्यूल्ड कास्ट का जो प्रोटेक्शन मिलना है वो धर्म बेसिस पे अगर है तो हिंदुइज्म, सिखिज़्म और बुद्धिज्म से एसोसिएटेड अगर कोई व्यक्ति है तो उसको शेड्यूल्ड कास्ट का जो है प्रोटेक्शन मिलेगा। अदरवाइज अगर वो क्रिश्चियनिटी में जाता है तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के हिसाब से जो है एससी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लासिफिकेशन रीइंफोर्स करता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल का जो आर्टिकल 366(24) है, जो कि डिफाइन करता है कि शेड्यूल्ड कास्ट एज ए दोज ग्रुप नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 341। तो आर्टिकल 341 के अंतर्गत जो है प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन के आधार पर जो है शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेशन मिलता है। इसके अंतर्गत जो है बोथ प्रोविजन वर्क इन टेंडम, ये आर्टिकल 366 और 341 ये दोनों जो है एक साथ काम करते हैं, जो कि एससी और एसटी के प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट्स के अंतर्गत जो है डिफाइन किया गया है। अब इसके अंतर्गत जो है जो लीगल आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन जो कि शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित है उसको रिलीजियस से सेपरेट नहीं किया जा सकता। मतलब रिलीजन और एससी का जो क्लासिफिकेशन है वो इनसेपरेबल है। वंस देयर सोशल मेंबरशिप टू द कम्युनिटी इंड लीगल प्रोटेक्शन टाइड टू इंड एज वेल। अगर मतलब इसमें ये है कि सोशल मेंबरशिप मतलब जिस धर्म से बिलोंग करता है कोई शेड्यूल्ड कास्ट, अगर उस धर्म से वो हट करके दूसरे धर्म को अडॉप्ट करता है तो इसके चलते जो सोशल मेंबरशिप इंड हो जा रहा है, तो वहाँ पर जो है लीगल प्रोटेक्शन भी जो मिलता है एससी के रूप में, शेड्यूल्ड कास्ट के रूप में, वो भी इंड हो जाएगा। तो अब जो है शेड्यूल्ड कास्ट केवल हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म तक ही लिमिटेड रह गया है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट अमेंडमेंट एक्ट 2026। 2019 का जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल था उसको जो है अमेंड करके 2026 में नया कानून बनाया गया है। इसके अंतर्गत जो है ट्रांसजेंडर को डिफिनेशन से रिलेटेड जो डायलेमा हुआ करता था, जो सोशल स्टिग्मा हुआ करता था, उसको चेंज किया गया है। पहले ट्रांसजेंडर जो है समाज के द्वारा जो भी आइडेंटिटी दी जाती थी उसको डिफिनेशन मान लिया जाता था, लेकिन अब जो है मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है ट्रांसजेंडर के आइडेंटिफिकेशन से संबंधित, सर्टिफिकेशन से संबंधित। अभी जो है अमेंडमेंट किया गया है, रिमूव द राइट ऑफ जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, मतलब सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के आधार पे जो है जो ट्रांसजेंडर का डेफिनेशन तय किया जाता था उसको रिमूव कर दिया गया है। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 के अंतर्गत जो है मतलब उसको रिमूव कर दिया गया और नया जो है इंट्रोड्यूस मेडिकल सर्टिफिकेशन फॉर द आइडेंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, नया जो है मेडिकल सर्टिफिकेशन जो है कर दिया गया है। डिफिनेशन के अंतर्गत 2019 का जो डिफिनेशन था उसके अंतर्गत जो है बर्थ के समय से ही जो है कुछ न कुछ आइडेंटिटी दी जाती थी,
ठीक है, उसको जो है चेंज करके जो है डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन अंडर द बिल इज लार्जली रिस्ट्रिक्टिव, रिकॉग्नाइज्ड ओनली ऑन सबसेट फ्रॉम द 2019 बिल। दोज विथ सोशियो कल्चर आइडेंटिटी, जिसको हम किन्नर बोलते हैं, हिजरा, अरावनी, जोप्टा, औंच और पर्सन बॉर्न विद द स्पेसिफिक कॉन्जेनिटल बायोलॉजिकल वेरिएंट्स, तो उसको जो है कुछ डेफिनेशन जो है चेंज किया गया है। और आइडेंटिफिकेशन कहाँ पे किया गया है कि इसमें जो है द एक्ट डस अवे विद द सेक्शन 42 ऑफ 2019। तो 2019 का जो है 42 क्या था, ये था कि सेल्फ आइडेंटिटी थी, राइट टू सेल्फ आइडेंटिटी। मतलब कोई पर्सन ये बोल दे कि ये XYZ जो कैटेगरी में वो आता है तो उसी को ही मान लिया जाता था। कौन सी कैटेगरी थी उसमें? कैटेगरी ये थी कि किन्नर, हिजरा, अरबनी, जोग्ता, उंच, ये बाइसेक्सुअल है, होमोसेक्सुअल है, और ये सॉरी होमोसेक्सुअल नहीं, बाइसेक्सुअल है, या फिर जो है बायस टुवर्ड जो है मेल, बायस टुवर्ड फीमेल, इस टाइप का जो था उसके बोलने के आधार पर ही जज हो जाता था। लेकिन सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को जो है वो हटा दिया गया है। अब जो है मेडिकल बोर्ड का जो सर्टिफिकेशन होगा, जिसके अंतर्गत जो है 2019 में क्या हुआ करता था कि ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड जो है, जो जिला प्रशासन जो है केवल बोलने के आधार पर ही जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है के पास अप्लाई होता था और सर्टिफिकेट इशू हो जाया करता था। अब क्या होगा कि चीफ मेडिकल ऑफिसर और डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के, उनके एक बोर्ड के थ्रू जो है ये मतलब जो है कन्फर्मेशन दिया जाएगा, रिकमेंडेशन दिया जाएगा, और उसके आधार पर जो है सर्टिफिकेट जो है जारी किया जाएगा, अलॉन्ग विद द एडवाइस ऑफ अदर मेडिकल एक्सपर्ट वेयर रिलेवेंट बिफोर इशूइंग ए सर्टिफिकेट ऑफ द आइडेंटिटी। मतलब उनका जो है सर्टिफिकेशन जरूरी है मेडिकल ऑफिसर का सर्टिफिकेट जारी करने से पहले। फिर स्केल ऑफ पनिशमेंट, मतलब उनके अगर जो है कुछ वायलेशन होता है सेक्सुअली चाहे फोर्स लेबर के थ्रू, तो उसमें वायलेशन का जो हुआ करता था उसके अंतर्गत जो स्केल ऑफ पनिशमेंट है, तो पहले 2019 वाला जो एक्ट था उसके अंतर्गत जो है 6 मंथ से लेकर के 2 साल तक का प्रिजनमेंट जो था प्लस फाइन था फॉर द पुशिंग ट्रांसजेंडर पर्सन टू फोर्स्ड और बॉन्डेड लेबर। मतलब ट्रांसजेंडर पर्सन को बॉन्डेड लेबर के यूज के लिए पुश करना ज़बरदस्ती जो है, उसके लिए 6 और 2 मंथ से लेकर के 2 साल तक का पनिशमेंट था। और डिनाइंग एक्सेस और राइट ऑफ पासेज टू पब्लिक प्लेसेस, फोर्सिंग ट्रांस पर्सन टू लीव देयर प्लेसेस ऑफ द रेजिडेंट हाउस होल्ड विलेज, और काजिंग हार्म, इंजुरी, इंडेंजरमेंट, फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल, इकोनॉमिक। मतलब ये जो चीज़ें अगर वायलेट होती थी, जैसे कि उनको सोशली स्टिग्मा होने की वजह से जो है कहीं समाज में, रास्ते पे, रोड पे, घर पे कहीं भी अगर हरासमेंट होता है तो उससे लेकर के 6 से लेकर के 2 साल तक का जो 6 मंथ से लेकर के 2 साल तक का पनिशमेंट था। नए वाले एक्ट में जो है 4 मोर और क्लास जो है इसमें ऐड किए गए हैं, जिसमें जो है जो कि रिगरस इन्फ्रिंजमेंट को जो है इम्पोज किया गया है। इसके अंतर्गत जो है ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग एन एडल्ट विथ ग्रीवांस, हर्ट और परमानेंट इंजुरी टू फोर्स एजम्पशन ऑफ ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी अंडर द बिल विल अट्रैक्ट 10 ईयर रिग्रेस प्रिजनमेंट। मतलब यहाँ पर जो है मैक्सिमम 2 साल का पनिशमेंट था, यहाँ पर 10 साल का जो है रिग्रेस मतलब जो है हार्श पनिशमेंट जो है इम्प्रिजमेंट देने की बात की गई है। इवन अप टू जो है लाइफ टाइम के लिए भी उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, प्लस मिनिमम फाइन ऑफ 2 लाख इसमें दिया गया है। सिमिलरली पनिशमेंट फॉर फोर्सिंग एन एडल्ट टू प्रेजेंट अ ट्रांसजेंडर एंड इंगेज इन बेगिंग ऑफ सर्विट्यूड और बॉन्डेड लेबर। मतलब ये सब चीज़ों के भी पनिशमेंट में सेम टाइप का जो है एक्ट में जो है सेम टाइप के पनिशमेंट की बात की गई है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 से रिलेटेड। इस बिल के अंतर्गत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे होम मिनिस्टर से है, इन द सेंस जो भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आएंगे और जो है डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आएंगे। उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री कौन है? होम मिनिस्ट्री है। इसके अंतर्गत जो है 5 जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, CAPF है, जिसमें पहले नंबर पे है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश को बॉर्डर को गार्ड करता है। फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF होता है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो कि इंडिया के जो पब्लिक सेक्टर बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनको गार्ड करते हैं। CRPF जो है एक तरीके से जो है दंगा विरोधी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरीके से आर्म है। इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस जो होता है ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर को गार्ड करता है। सशस्त्र सीमा बल जो है इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान के बॉर्डर को गार्ड करता है। तो ये 5 जो संस्थाएं हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएंगी। इस अमेंडमेंट बिल में क्या किया गया है कि जो IG लेवल का जो पोस्ट होता है वो जो है 50% भरा जाएगा किसके थ्रू? डेपुटेशन के थ्रू। और जो है 67% जो है DG एडिशनल डायरेक्टर जनरल का जो रैंक होगा वो भी डेपुटेशन से ही भरा जाएगा। डेपुटेशन का नौबत क्यों आया? क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में दिया था कि जो CAPF हैं उसमें डेपुटेशन के आधार पर जो पोस्ट भरे जाते हैं DIG, IG और एडिशनल डायरेक्टर जनरल लेवल के जो पोस्ट होते हैं उसको धीरे धीरे रिड्यूस करना है। और जो CAPF के
मतलब जो कैडर है, ओरिजिनल कैडर से जो प्रमोट हो होकर के जो अधिकारी ऊपर बढ़ते हैं, तो उनको ही जो है डीआईजी वगैरह बनाना है। लेकिन अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है तो जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको एक तरीके से नलीफाई करेगा। ठीक है, तो उसी के अगेंस्ट में जो है ये बिल को पेश किया गया है। नेक्स्ट है हमारा उड़ान 2.0 से संबंधित। अभी क्या है, उड़ान का मतलब हुआ कि उड़े देश का आम नागरिक। ये जो है गवर्नमेंट की स्कीम थी कि जो छोटे जो टियर 3 सिटीज़ वगैरह भी हैं उनको भी जो है बाई एयर जो है कनेक्ट करना और आम आदमी तक जो है फ्लाइट मोड जो है ट्रांसपोर्टेशन उसको पहुंचाना। तो यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। हाँ, उड़ान को जो क्या बोला जाता है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, और उसको किया गया है मॉडिफाइड उड़ान। इसके लिए 28,840 करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द उड़ान 2.0 स्कीम नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। और इसका जो शेड्यूल है 2026-27 से लेकर के 2035। ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है टू कनेक्ट द कंट्रीज अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एयरपोर्ट। जो अंडर सर्व्ड एरिया है और अनसर्व्ड एयरपोर्ट है उसको कनेक्ट करने के लिए जो है ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। मॉडिफाइड उड़ान जिसको हम बोलेंगे उड़ान 2.0 रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। तो इसके साथ ही जो है हमारा ये वाला जो सेक्शन भी हुआ पॉलिटी वाला भी, इसको हमने इंडियन एक्सप्रेस का जो मंथली मैगजीन था अप्रैल मंथ का उसको कंप्लीट किया। आई होप ये डिस्कशन, ये वीडियो, ये सीरीज इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर ये आपको किसी न किसी रूप में एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।